लेनी तुमचे, कल्याण शत्रूचे अन मित्रांचे, कल्याण हो माझे नि तुमचे, कल्याण शत्रूचे अन मित्रांचे, कल्याण हो या साऱ्यांचे, कल्याण हो या साऱ्यांचे. ही भावना अंतरिया रुजे, अंतरिया रुजे, राहो सुखाने साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं भारत की बौद्ध धर्म की धरोहर की कहानियाँ। और इस कहानियों में हम हर एक बौद्ध धर्म के धरोहर को प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में स्थित रायगढ़ जिले के सुधागढ़ पाली तहसील में जो थानाले नाम का ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये लेनी महाराष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहरों से एक महत्वपूर्ण लेनी मानी जाती है। इस लेनी को नारसूर लेनी के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन ये लेनी वास्तविकता पर थानाले नाम के गांव के सीमा पर है, तो इसलिए इसे थानाले लेनी भी कहा जाता है। ये लेनी थानाले से अगर हम देखने जाएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर अंदर के घने पहाड़ों पर या घने जंगलों में ये लेनी खुदाई है। इस लेनी का जो मार्ग है वो खोपोली पाली मार्ग से आप यहाँ तक आ सकते हैं। ये लेनी सुधागढ़ पाली से उत्तर पश्चिम में लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यही पहाड़ों पर हम जाएंगे तभी हमें ये पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण जगह है। ये लेनी को पहली बार जिन्होंने खोजा था उनका नाम है जे रेवरेंट एबंट। इन्होंने 1890 को इस लेनी का संशोधन किया था। इस लेनी के बाद जो द्वितीय बार इसको संशोधित किया था उनका नाम है हेनरी कजिन्स। इन्होंने 1891 में इस लेनी का संशोधन किया था और अपनी किताब में द नारसूर एंड खरसामला केव्स में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। एन अकाउंट द नारसूर एंड खरसामला केव्स, ये उनका रिपोर्ट बुक है, तो इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। वास्तविकता और हम अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये लेनी इसके बाद इस लेनी पर 1945 में मिस्टर खरे जी यहाँ पर आ चुके थे। ल्यूडर ने 1912 में इसका जिक्र किया है। मगो दीक्षित इन्होंने 1942 को इसको डिस्कवर किया था। विद्या देहजिया इन्होंने 1972 में इसके बारे में लिखा है। एम.एन. देशपांडे जी ने 1981 में लिखा है, तो M.K. ढवलीकर जिन्होंने 1984 में इसके बारे में जानकारी दी है। इस लेनी के बारे में हम जानने का प्रयास करते तो हमें इसके बारे में जानकारी बाद में मिली है, तो जाहिर सी बात है हमें इसके बारे में जानकारी द केव्स एंड टेम्पल इन इंडिया इस किताब में नहीं मिलती है, क्योंकि उसके बाद इसको खोजा गया है, तो इसीलिए इस लेनी की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती है। यहाँ पर हम थानाले लेनी का जिक्र करते तो यहाँ पर कुल मिलाकर 23 लेनियाँ है और ये सभी पश्चिमाभिमुख है, यानी कि वेस्ट साइड पर इसका मुख है। और यहाँ पर एक चैत्यगृह है, एक विहार है, एक स्मारक स्तूप गैलरी है जिसे स्तूपा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और 21 जो लेनी समूह है ये भिक्खु निवास है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लेनी पर जो पत्थर है, इस पत्थर में रेड कलर का एक पट्टा देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस लेनी का निर्माण करते वक्त कुछ फेरफार किए हुए हमें देखने के लिए मिलती है। इस लेनी का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य ये भी है कि ये लेनी ईस्वी सन 5वीं शताब्दी से यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें इस लेनी में कई सारे नए नए आविष्कार देखने के लिए मिलते हैं। 5वीं शताब्दी में हमें यहाँ पर कुछ चित्रों का अलंकरण किया हुआ देखने के लिए मिलता है। कई अभ्यासकों का ये कहना है कि ईस्वी सन 5वीं शताब्दी में ये लेनी को बौद्ध भिक्षुओं ने छोड़ दिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम ध्यान से लेनी के अंदर झाँकेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इस लेनी को
5वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ चित्र अंकित किए हुए भी देखने के लिए मिलते हैं। साथियों, इसके साथ साथ ये लेनी में खास तौर पर ईसा पूर्व 2री से 3री शताब्दी का जो समय है, इसमें हमें कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है। इस लेनी का जिक्र हम सम्राट अशोक के समय तक लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो अक्षरों की रचना है वो मौर्य कालखंड से मिलती जुलती है। तो इसलिए इस लेनी को मौर्य कालखंड से गिना जाता है, इसलिए महाराष्ट्र की आद्य लेनी भी हो सकती है। इस लेनी पर कुछ ऐसी चीज़ें थी वो यहाँ पर दबी हुई थी। इस लेनी में स्मारक स्तूपों की जो गैलरी है, एक खास तौर पर लेनी क्रमांक 3 जो है, इसे एक स्मारक स्तूप की गैलरी कहा जाती है। यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाए हुए स्तूप भी हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 7 चांदी की नानी, जिसे सिल्वर की कॉइन्स मिले थे, ये माना जाता है कि वो सम्राट अशोक के कॉइन्स है। और उसके साथ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, उसके साथ मिट्टी के कुछ स्तूप ही यहाँ पर पाए हुए थे। इस लेनी में हमें खासतौर पर स्तूपों का जो आकार है, शैली है, ये बदलती हुई देखने के लिए मिलती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये लेनी में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से शुरुआत हुई है और ईस्वी सन 5वीं शताब्दी तक इसका निर्माण कार्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें कई सारे अवशेष देखने के लिए मिलती है। एम.एन. देशपांडे जी, इन्होंने कहा है कि स्मारक स्तूपा का जो काल है ईसा पूर्व 2री या 3री शताब्दी से ईसा 2री शताब्दी तक का हो सकता है। इस लेनी की शुरुआत में एक प्रतीकात्मक अलंकरण विहीन स्तूप है और उसके बाद इसके पीछे एक भिक्खु गृह भी अंकित किया हुआ है। उसके बाद इस लेनी के थोड़ी अवधि पर दक्षिण के स्तूपों के आसपास एक एकाश्म स्तूप जो अंकित किया हुआ है। ये बौद्ध विहार में और एक भिक्खुओं का अगर नृत्य होता है या उनका निर्माण होता है तो उनके स्मृति प्रत्यार्थ स्तूपों का निर्माण किया हुआ है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस लेनी पर बहुत संख्या में बौद्ध भिक्खु रहा करते थे। तो उनके निर्माण के बाद यहाँ पर उनके शरीर धातु को ऊपर स्तूप का निर्माण किया हुआ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये जो स्तूप क्रमांक 1 है या स्तूप है, वहाँ से भिक्खु निवास को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहीं पर ही हमें कुछ अलग अलग भिक्खु निवास या उसमें अलग स्तूपों से अलंकरण देखने के लिए मिलता है। जैसे वहाँ पर जो स्तूप है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बाद में बनाया हुआ ये भी देखने को मिलता है। यहाँ में जो लेनी क्रमांक 7 है, ये लेनी समूह की सबसे मिडल में बनाई हुई एक लेनी है जो चैत्य गृह से जोड़कर एक विहार का निर्माण किया हुआ है। इससे रचना से ये पता चलता है कि ये विहार पहले में छोटा था, उसके बाद उसको बड़ा किया हुआ है। मूलतः ये लेनी स्तंभ विरहित मंडप है। इस लेनी में स्तंभ विरहित मंडप है। इसके दोनों बाजू की ओर भिक्खु गृह का निर्माण किया हुआ है। इस विहार में 7 भिक्खु निवास हमें देखने के लिए मिलते हैं और उस ऊंचाई पर उन्हें बनाया गया है। उनके चैत्य आर्च उनके दरवाजे पर बनाए हुए हैं। तो उस लेनी पर भी हमें ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का जो शिलालेख मिलता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस शिलालेखों से ये प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से ही पहले का ये हो सकता है, क्योंकि इसकी जो अक्षरों की जो लिखावट है ये कहीं ना कहीं तो हमें सम्राट अशोक के अक्षरों से मिलती जुलती पाई जाती है। ये ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का अगर हो भी जाए तो उसकी मिलावट कुछ तरीके से हमें नाणेघाट का शिलालेख है उससे मिलती जुलती, लेकिन उससे भी पहले इसकी लिखावट मिलती जुलती लगती है, इसलिए इसे मौर्य कालखंड का माना जा सकता है। इसके ऊपर संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर भिक्खु निवास के दरवाजों पर या चैत्य गवाक्ष के ऊपर कुछ शिल्पपट को अंकित किए हुए हैं। मध्य भाग में वेदिका पट्टी है। हार्मिका युक्त अर्धोकिरण स्तंभ भी स्तूप भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। किसी जगह पर एक बाजू में जेंट्स का और दूसरे बाजू में स्त्री का एक हाथ में फ्लावर लेकर पूजा करते समय दिखाए हुए हैं। भिक्खु गृह में चैत्य कमान और
जो स्क्वायर में एक अच्छी तरीके से बनाया हुआ भिक्खु निवास देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें ध्यान से अगर देखेंगे तो इस लेनी पर हमें पंचफनायुक्त नागों का 2 शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। सामने आमने सामने खड़े हुए 2 सांडों का चित्र शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। अपनी सूंड में कमल का पुष्प पकड़ा हुआ एक हाथी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ हमें आमने सामने एक सिंह युक्त सांड भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ कमल उठाने वाले हाथी और बुद्ध की माता का शिल्प भी यहाँ पर अंकित है। तो ये शिल्प हमें ये प्रतीत करता है कि भगवान बुद्ध की माँ को जब सपना आया था, कुछ हाथी उनको उठाकर सरोवर में लेकर गए, उनको स्नान करवा रहे हैं। इस स्वप्न को यहाँ पे शिल्प में अंकित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इसके साथ यहाँ पर हमें एक सिंहीन है और इनका छावा है, इनका एक दूसरे का भी शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। लेनी में कई जगह पर रंगकाम के विशेष अवशेष भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मूलतः विहार के छत के ऊपर एक उत्कीर्ण किया हुआ रंगित छत है और छत के कमल की एक सुंदर नक्शी को अंकित किया हुआ है। यह लकड़ी का दर्शनी भाग, ये विहार का जो दर्शनी भाग है, खासतौर पर एक लकड़ी का प्रवेश द्वार था। वातायन युक्त आदि से हो सकता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में वो भग्न है। लेनी क्रमांक 8 ये चैत्य गृह है। स्तंभ विरहित और गज पृष्ठकार कृति का ये स्तंभ है। इसका दर्शनी भाग मूलतः खुला होगा, शायद ये यहाँ पर भग्न हो चुका है। इसका जो पूर्वी प्रवेश द्वार होने से इस चैत्य गृह की दक्षिण की ओर भित्ति के ऊपर एक दान शिलालेख भी अंकित किया हुआ है। इसमें दान शिलालेखों का अगर हम जिक्र करेंगे तो ये शिलालेख लेनी विहार से बाद में इस चैत्य गृह का अलंकरण हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पाया हुआ शिलालेख और यहाँ पर पाया हुआ शिलालेख, इसमें बहुत अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो जो चैत्य गृह की अर्धगोलाकृति अर्ध भाग मध्य भागे में वेदिका अलंकरण विरहित स्तूप है, जिसके अधिष्ठान पर एक खांच है और खांच के ऊपर एक अंड का निर्माण किया हुआ है। अंड के ऊपर हर्मिका के लिए खांच बनाई हुई है। तो यहाँ पे स्तूपों के ऊपर गिलावा लगाकर इस स्तूपों को अच्छी तरीके से बनाया होगा। फिलहाल स्तूपों के सामने एक छोटा सा ओटा बनाया हुआ है और इसके ऊपर रंग बिरंगी गिलावों का लेप भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस चैत्य गृह का काल भी ईस्वी सन पूर्व 3रे या 2री शतक का माना जाता है, लेकिन इसका कालखंड ईस्वी सन 1ली शताब्दी का हो सकता है, क्योंकि शिलालेखों का जो शिलालेखों की अक्षर वाटिका है ये कुल मिलाकर हमें नाणेघाट के शिलालेखों से मिलती जुलती है। तो इसे ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी का हो सकता है। थानाले लेनी समूह में अन्य भिक्खु गृह भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहीं पर द्वीपगर्भ भिक्खु निवास है तो कहीं पर त्रिगर्भ भिक्खु निवास है, यानी एक में 2 या 3 भिक्षु के लिए अंक बनाई हुई लेनियां हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद यही भिक्खु गृह 5वीं शताब्दी में महायान भिक्खुओं ने यहाँ पर बनाई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बुद्ध बोधिसत्व के शिल्प को अंकित नहीं किया है, लेकिन भित्ति के ऊपर गिलावा लगाकर उसके ऊपर चित्र का निर्माण जरूर किया है। जैसे कि हमें महायान काल की चित्र में भाजा, पितलखोरा, अजंता की लेनी में देखने के लिए मिलती है, वैसे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेनी क्रमांक 15 एक ऊंचाई पर खुदा हुआ एक लेनी है। थोड़ी सी ये नष्ट हो चुकी है, भग्न हो चुकी है। इसके पीछे 2 भिक्खु गृह है। दर्शनी भाग के अभी कुछ भाग नष्ट हो चुका है। भिक्खु निवास के द्वार पर महामाया का स्वप्न का शिल्प अलंकृत किया हुआ है। खास तौर पर महामाया का स्वप्न का शिल्प यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है। हर एक भिक्खु निवास के ऊपर या किसी विहार में हमें एक खास तौर पर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ इस विहार में स्तूप के शिल्प भी अंकित किए गए हैं। एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रगति का एक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए और इसमें ईसा पूर्व 1ली या 2री ईस्वी सन 1ली या 2री शताब्दी का हो सकता है। इस यहाँ लेनी पर खास तौर पर एक मछली के ऊपर खड़े हुए एक दाम्पत्य का शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो जब हम एक देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये दाम्पत्य कहीं ना कहीं तो हमें भगवान बुद्ध के माँ और पिताजी के तरफ इशारा करता हुआ देखने के लिए मिलता है। शायद हम ये कह सकते कि महामाया जो है वो कोलीय वंश की थी। तो कोलीय गणों का टोटेम मच्छी था, यानी मछली था, और शाक्य गणों का टोटेम हम
सिंह को मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो पर ये मछली के ऊपर खड़े हुए महामाया और शुद्धोधन का तो शिल्प नहीं है, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो ये भी हो सकता है, संभवता है कि ये उन्हीं का शिल्प हो सकता है, क्योंकि इस लेनी पर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध की माता के सपने का शिल्प अंकित किया हुआ है। तो ये शिल्प भी उनसे ही मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी इसी तरीके का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ लेनी क्रमांक 16-17 से पानी की टंकियाँ है, भिक्षु निवास है, और वहाँ पर भी दान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। एम.एन. देशपांडे जी कहते हैं कि ये लेनी ठानाले लेनी भाजा लेनी के पहले ही खुदाई हुई लेनी है। इस लेनी में कम से कम 5 बार परिवर्तन किया हुआ है, उत्खनन है, रंगलेपन है, और 5वीं शताब्दी के बाद चोल बंदर का जैसे महत्व कम हुआ, तो इस मार्ग पर जाने वाला जो रास्ता था शायद वो कम हुआ रहेगा। लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद भी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे, क्योंकि ये लेनी उसी समय में नष्ट हुई है ऐसा प्रमाण नहीं है। जब यहाँ पर एक अर्थक्वेक की वजह से इस लेनी का भारी संख्या में नुकसान हुआ है, आज ये वर्तमान में ये लेनी अपने आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि यहाँ पर ना पुरातत्व विभाग का ध्यान है ना लोगों का ध्यान है। ये लेनी धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रही है, तो इसको बचाने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप मिस्टर हेनरी कजिन्स इनका एन अकाउंट ऑफ द केव्स एट नारसूल एंड खरसामला ये पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने ये महाराष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि हमारे लोगों को ये भी पता चले कि हमारे महाराष्ट्र नहीं तो भारत में हमारे बौद्ध धरोहर की श्रृंखला बहुत पैमाने पर है और इसको बचाने की बहुत आवश्यकता है। तो इसको बचाने के लिए भी हमें डिस्क्रिप्शंस में हमारे डिटेल्स से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।